मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है सदिश समष्टि का आधार। माना एस सदिश समष्टि वीएफ का उपसमुच्चय है, तब यदि नंबर 1 एस के सभी सदिश एक घात स्वतंत्र हो, नंबर 2 एस वीएफ का जनक हो, अर्थात एल एस इज इक्वल टू वी, तो एस सदिश समष्टि वी एफ का आधार कहलाता है। देखो, सदिश समष्टि का आधार सिंपल सी चीज़ है कि उस सदिश समष्टि का एक अरिक्त उपसमुच्चय उसका एक आधार होगा। यदि वो उपसमुच्चय एक घात तय स्वतंत्र हो, मतलब उस उपसमुच्चय के जो सदिश है वो एक घात स्वतंत्र हो, एस के सभी एक सदिश एक घात स्वतंत्र हो, और एस वी एफ का जनक हो, अर्थात वी के सारे सदिश एस के कुछ अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिए जा सकते हों। अर्थात v का कोई अवयव v है, स्मॉल v है, तो वह, या मैं कहूँ v का कोई अवयव है u, तो u को s के कुछ सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सके। अर्थात v का प्रत्येक अवयव s के कुछ अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो एस को वी का जनक कहते हैं, या वी एस द्वारा जनित कहलाता है। ठीक है, तो एस सदिश समष्टि वी एफ का आधार कहलाता है। मतलब वी एफ का एक अरिक्त उपसमुच्चय एस वी का आधार कहलाता है यदि एस के प्रत्येक सदिश एक घात स्वतंत्र हो तथा वी एस द्वारा जनित हो। एक बार मैं जनक या जनित को दोबारा समझा देता हूँ। वी एस द्वारा जनित हो, इसका मतलब क्या है? वी का कोई सा भी अवयव अपन ले लो, उस अवयव को यदि एस के कुछ अवयवों, ये सभी अवयवों, मतलब एस के कुछ अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सके, अर्थात u बिलोंग्स टू v हो, तो u को s के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हों, तो v s द्वारा जनित सदिश समष्टि कहलाता है। ठीक है, तो आधार होने के लिए वो एक घात स्वतंत्र हो, उपसमुच्चय जो है वो एक घात स्वतंत्र हो, और v का जनक हो। अब है सदिश समष्टि की विमा। सदिश समष्टि की विमा, किसी सदिश समष्टि के आधार में अवयवों की संख्या n सदिश समष्टि की विमा कहलाती है। मतलब कोई भी सदिश समष्टि है, वेक्टर स्पेस है, उसके आधार में जितने अवयव हैं वो ही उस सदिश समष्टि की विमा कहलाती है। ठीक है, यदि n परिमित है तो सदिश समष्टि परिमित विमीय सदिश समष्टि कहलाता है। तो ये तो हो गया आधार। अब अपन इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि अपन कहेंगे कि ये इसका आधार है, ये प्रदर्शित करना है। तो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर सम्मिश्र संख्याओं के क्रमित युग्मों की सदिश समष्टि V का उपसमुच्चय S 1 0 आयोटा 0 0 1 और 0 आयोटा V का आधार कहलाता है, आधार है, तथा V की विमा 4 है। एक बार क्वेश्चन को वापस देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर सम्मिश्र संख्याओं के क्रमित युग्मों की सदिश समष्टि V
का उपसमुच्चय S इज इक्वल टू 1 0 आयोटा 0 0 1 और आयोटा 0 1 और 0 आयोटा V का आधार है। अब देखो R पर सम्मिश्र संख्याओं के कर्मित युग्मों का मतलब क्या है, 2 2 के पेयर्स के रूप में। इसका मतलब क्या हो गया, द्विविमीय समष्टि हो गई। तो पेयर्स के रूप में हो, युग्मों के रूप में हो, कर्मित युग्मों के रूप में हो, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हो, तो जो समष्टि है उसमें जितने भी सदिश होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होंगे, कर्मित युग्म के रूप में होंगे, अर्थात 2 अवयवों के सदिश के रूप में होंगे। यही ध्यान रखना है। 2 अवयवों के सदिश के रूप में मतलब 1 0 या AB A1 B1 A2 B2 A2 A3 B3 इस टाइप से सदिश होंगे। ठीक है, बी में जो भी अवयव होंगे वो कर्मित युग्म के रूप में होंगे। और अपने को प्रूव करना है कि S एक V का आधार है, S V का आधार है तो S को V का आधार प्रूव करने के लिए अपन सबसे पहले क्या प्रदर्शित करेंगे कि S एक घाततः स्वतंत्र है। तो हल अपन शुरू करते हैं। हल में मैंने लिखा है, सर्वप्रथम S को एक घाततः स्वतंत्र सिद्ध करेंगे। एक घात स्वतंत्र सिद्ध करेंगे तो अपन क्या, एक घात स्वतंत्र सिद्ध करने के लिए अपन क्या प्रदर्शित करते हैं भाई, कि दिए हुए सदिशों को किन्हीं अचरों से गुणा, इस प्रकार दिए हुए सदिशों के लिए अचर इस प्रकार विद्यमान है कि उन अचर और सदिशों के गुणा का योग 0 के बराबर हो, अर्थात दिए हुए सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर हो। तो 4 सदिश हैं तो चारों के लिए 4 अवयव, 4 अचर अपन मान लेते हैं। माना α1 α2 α3 α4 बिलोंग्स टू R। इस प्रकार है कि माना α1 α2 α3 α4 बिलोंग्स टू R। इस प्रकार है कि α1 इंटू 1 0 प्लस α2 इंटू आयोटा 0 प्लस α3 इंटू 0 1 प्लस α4 इंटू 0 आयोटा इज इक्वल टू 0 सदिश। और सदिश में अचर का गुणा और वेक्टर स्पेस है तो बंटनता की बात कर सकते हैं, या सदिश अचर से गुणा है तो अंदर अचर गुणा होगा। फिर योग करें तो संगत अवयव जुड़ेंगे तो अपने को अगला स्टेप मिल जाएगा, α1 प्लस आयोटा α2 कोमा α3 प्लस आयोटा α4 इज इक्वल टू 0 0 सदिश। ठीक है, और दोनों सदिश बराबर कब होंगे, जब संगत अवयव बराबर हो। तो अपने को मिलेगा α1 प्लस आयोटा α2 इज इक्वल टू 0, α3 प्लस आयोटा α4 इज इक्वल टू 0, देन α1 इज इक्वल टू 0, α2 इज इक्वल टू 0, α3 इज इक्वल टू 0, α4 इज इक्वल टू 0। फलतः S एक घात स्वतंत्र है। अब आप लोग सोचोगे कि α1 प्लस आयोटा α2 इज इक्वल टू 0, α3 प्लस आयोटा α4 इज इक्वल टू 0, ये भाई ये कैसे संभव है, इससे α1 α2 α3 α4 0 0 कैसे आ गया। इसलिए आ गया कि इनका योग 0 है और इनका योग एक स्थिति में 0 हो सकता है बिना 0 के। कैसे, आयोटा α2 तो α2 का मान तो हो 1 और α1 का मान हो माइनस आयोटा। अगर α1 का मान माइनस आयोटा और α2 का मान 1 हो तो इनका योग, इसका मान 0 हो सकता है। पर α1 माइनस आयोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि α1 बिलोंग्स टू R है न कि C। α1 बिलोंग्स टू अगर C होता, सम्मिश्र, C का मतलब सम्मिश्र संख्याएं, तो α1 सम्मिश्र संख्याओं का अवयव होता तब तो माइनस आयोटा इसका मान हो सकता था। पर α1 क्या है, सम्मिश्र संख्याओं का सदस्य नहीं है, α1 वास्तविक संख्याओं का सदस्य है। इसलिए ये तभी संभव है जब α1 और α2 दोनों 0 हो और α3 और α4 दोनों 0 हो। अब तो समझ में आ गया होगा, ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। अब V इज इक्वल टू
एल एस प्रदर्शित करेंगे। वी इजकल टू एल एस का मतलब एस वी का जनक है, मतलब वी के प्रत्येक अवयव को एस के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर अपन रख सकते हैं। तो इसके लिए माना v बिलोंग्स टू v, तब v इज इक्वल टू एल्फा वन प्लस a1 प्लस a2 आयोटा a3 प्लस a4 आयोटा। ये क्यों है भाई? v यदि v का अवयव है और v में क्या है, सम्मिश्र संख्याओं के क्रमित युग्म के रूप में अवयव हैं, तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है? एल्फा प्लस आयोटा बीटा, या a प्लस आयोटा बी, या a1 प्लस a2 आयोटा। मतलब सम्मिश्र संख्या किस प्रकार की होती है? सम्मिश्र संख्या जनरली अपन जनरल फॉर्म क्या होती है? एल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो और v में अवयव कैसे हैं? v में अवयव कैसे हैं भाई? v में अवयव हैं युग्म के रूप में। किसके युग्म के रूप में? सम्मिश्र संख्याओं के युग्म के रूप में। तो दो सम्मिश्र संख्याओं का युग्म अगर बनाएं तो v का अवयव होगा। तो कोई यदि v बिलोंग्स टू v है तो v का रूप कैसा होगा? छोटे कोष्टक में a1 प्लस a2 आयोटा कोमा a3 प्लस a4 आयोटा, ठीक है, जहाँ a1 a2 a3 a4 बिलोंग्स टू है r, यह है रियल नंबर्स, ठीक है। तो v में स्मॉल v का अवयव है, इसका मतलब वो स्मॉल v किस रूप में है? सम्मिश्र संख्याओं के युग्म के रूप में। युग्म का मतलब दो, तो सम्मिश्र संख्याओं के युग्म के रूप में है, तो v को अपन लिख सकते हैं v इज इक्वल टू a1 प्लस a2 आयोटा कोमा a3 प्लस a4 आयोटा, ठीक है, जहाँ a1 कोमा a2 कोमा a3 कोमा a4 बिलोंग्स टू r। तब v इज इक्वल टू a1 प्लस a2 आयोटा कोमा a3 प्लस a4 आयोटा, और इसे अपन लिख सकते हैं इज इक्वल टू a1 10 प्लस a2 आयोटा 0 प्लस a3 01 प्लस a4 0 आयोटा प्लस a4 0 आयोटा, ठीक है। अर्थात v का, और ये क्या है? एस के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या हो गया? v का जो अवयव अपन ने लिया स्मॉल v, वो एस के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात v का प्रत्येक अवयव v एस के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मैंने एस के एक घात संचय के रूप में लिखा है तो भी गलत नहीं है, और सीधा सा है एस के अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो स्मॉल v है वो किसका अवयव हो गया? एल एस का अवयव हो गया। एल एस का अवयव हो गया, इसका मतलब कैपिटल v किसका सबसेट हो गया? एल एस का सबसेट हो गया। और अपन जानते हैं कि एल एस v का सबसेट होता है, तो इन दोनों को मिलाएं तो क्या हो गया? v इज इक्वल टू एल एस। फलतः एस v का आधार है, फलतः एस v का आधार है, क्योंकि v इज इक्वल टू एल एस। इसका मतलब क्या है? एस v का जनक है या v एस द्वारा जनित है, फलतः एस v का आधार है। एस में 4 अवयव हैं, अतः v की विमा क्या होगी? 4 होगी। तो ये अपन प्रूव करना चाह रहे थे और अपन ने प्रूव कर दिया कि एस v का आधार है और एस की विमा क्या है? एस में 4 अवयव है, तो v की विमा क्या है? 4 है। धन्यवाद।